गोपाल की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसकी पत्नी राधा सेहतमंद और खूबसूरत देह की मालकिन थी, लेकिन अब तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई थी। गोपाल अपने बड़े भाई के साथ खेती बाड़ी करता था। दिन भर काम करके शाम को जब घर लौटता, सूना सूना सा घर काटने को दौड़ता। गोपाल के बगल में ही उसका बड़ा भाई रहता था। उसकी पत्नी रूपा के 3-3 बच्चे दिन भर घर में गदर मचाए रखते थे। अपना अकेलापन दूर करने के लिए राधा रूपा के बच्चों को बुला लेती और उनके साथ खुद भी बच्चा बनकर खेलने लगती। वो उन्हीं से अपना मन बहला लेती थी। एक दिन राधा बच्चों को बुलाकर उनके साथ खेल रही थी कि रूपा ने न जाने क्यों बच्चों को तुरंत वापस बुला लिया और उन्हें मारने पीटने लगी। उसकी आवाज जोर जोर से आ रही थी, तुम बार बार वहाँ मत जाया करो, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, उन्होंने उसकी कोख उजाड़ दी है, वह बांझ है, तुम अपने घर में ही खेला करो। राधा यह बात सुनकर उदास हो गई। कौन सी मनौती नहीं मानी थी। तमाम मंदिरों और पीर फकीरों के यहाँ माथा रगड़ाई। बीकमपुर वाली काली माई मंदिर की पुजारिन ने उससे कई टिन सरसों के तेल के दिए में मंदिर में जलवा दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीकमपुर वाला फकीर जब जब मंत्र फूके हुए पानी में राख और पता नहीं कागज पर कुछ लिखा हुआ टुकड़ा घोलकर पीने को देता, बदले में उससे 100-100 के कई नोट ले लेता था। इतना सब करने के बाद भी उसकी गोद सूनी ही रही। अब वह क्या करे। राधा का जी चाहा कि वह खूब जोर जोर से रोए। उसमें क्या कमी है जो उसकी गोद खाली है। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। रूपा जो कह रही थी, क्या सचमुच उसके घर में भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन उसके साथ तो कभी ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, तो फिर कैसे वह यकीन करे। राधा फिर से सोच में डूब गई। लेकिन रूपा तो कह रही थी कि भूत प्रेत ही मेरी गोद नहीं भरने दे रहे हैं। हो सकता है कि रूपा सच कह रही हो। इस घर में कोई ऊपरी साया है जो मुझे फलने फूलने नहीं दे रहा है। नहीं तो रूपा की शादी मेरे साथ हुई थी। अब तक उसके 3-3 बच्चे हो गए हैं और मेरा एक भी नहीं। कुछ तो वजह है। गोपाल जब खेत से लौटा तो राधा ने उसे अपने मन की बात बताई। सुनकर गोपाल ने उसे गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, राधा, ये सब वाहियात बातें हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रूपा भाभी अनपढ़ गंवार हैं। वे आंख मूंद कर ऐसी बातों पर यकीन कर लेती हैं। तुम चिंता मत करो, हम कल ही अस्पताल चलकर तुम्हारा और अपना भी चेकअप करा लेते हैं। गोपाल भी बच्चा नहीं होने से परेशान था। दूसरे दिन अस्पताल जाने के लिए भाई के घर गाड़ी मांगने गया। भौरा के बड़े भाई ने जब सुना कि भौरा राजू को अस्पताल ले जा रहा है तो उसने भौरा को खूब डांटा। वह कहने लगा, अब यही बचा है, तुम्हारी औरत के शरीर से डॉक्टर हाथ लगाएगा, उसे शर्म नहीं आएगी पराए मर्द से शरीर छुआने में। तुम भी बेशर्म हो गए हो। अरे भैया, वहाँ लेडी डॉक्टर भी होती हैं जो केवल बच्चा जनने वाली औरतों को ही देखती हैं, गोपाल ने समझाया। चुप रहो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। गांव के ओझा से झाड़ फूंक कराओ, सब ठीक हो जाएगा। भौरा चुपचाप खड़ा रहा। आज ही मैं ओझा से बात करता हूँ, वह दोपहर तक आ जाएगा। गांव की ढेरों औरतों को उसने झाड़ा है, वे ठीक हो गई और उनके बच्चे भी हुए। भैया, ओझा भूत प्रेत के नाम पर लोगों को ठगता है। झाड़ फूंक से बच्चा नहीं होता, जिस्मानी कमजोरी के चलते भी बच्चा नहीं होता है। इसे केवल डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, गोपाल ने फिर समझाया। बड़ा भाई नहीं माना। दोपहर के समय ओझा आया। गोपाल का बड़ा भाई भी साथ था। गोपाल उस समय खेत पर गया था। राधा अकेली थी। वह राधा को ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देखने लगा। राजू को ओझा मदारी की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में शैतानी चमक देखकर वह थोड़ी देर के लिए घबरा सी गई। साथ में बड़े भैया थे, इसलिए उसका डर कुछ कम हुआ। ओझा ने अब की एक आवाज अपने मुंह से निकाली और बड़े भैया की ओर मुंह करके बोला, इसके ऊपर चुड़ैल का साया है। यह कभी बसवारी में गई थी? पूछो इससे। हाँ बहू, तुम वहाँ गई थी क्या? बड़े भैया ने पूछा। शाम के समय गई थी मैं, राधा ने कहा। वहीं इसने एक लाल कपड़े को लंग दिया था। वह चुड़ैल का रुमाल था।
वह चुड़ैल किसी जवान औरत को अपनी अचेली बनाकर चुड़ैल विद्या सिखाना चाहती है। इसने लांघा है, अब वह इसे डायन विद्या सिखाना चाहती है। तभी से वह इसके पीछे पड़ी है। वह इसका बच्चा नहीं होने देगी। राजू यह सुनकर थर-थर कांपने लगी। क्या करना होगा? बड़े भैया ने हाथ जोड़कर पूछा। पैसा खर्च करना होगा, मंत्र जाप से चुड़ैल को भगाना होगा, ओझा ने कहा। मंत्र जाप के लिए ओझा ने दारू, मुर्गा व हवन का सामान मंगवा लिया। दूसरे दिन से ही ओझा वहां आने लगा। जब वह राजू को झाड़ने के लिए आता, रूपा भी राधा के पास आ जाती। एक दिन रूपा को कोई काम याद आ गया। वह आ न सकी। घर में राधा को अकेला देख ओझा ने पूछा, रूपा नहीं आई? राधा ने न में गर्दन हिला दी। ओझा ने अपना काम शुरू कर दिया। राधा ओझा के सामने बैठी थी। ओझा मुंह में कुछ बुदबुदाता हुआ राधा के पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक हाथ से छू रहा था। ऐसा उसने कई बार दोहराया, फिर वह उसके कोमल अंगों को बार बार दबाने की कोशिश करने लगा। राधा को समझते देर नहीं लगी कि ओझा उसके बदन से खेल रहा है। उसने आव देखा न ताव एक झटके से खड़ी हो गई। यह देखकर ओझा सकपका गया। वह कुछ बोलता, इससे पहले राधा ने दबी आवाज में उसे धमकाया, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मैं समझ रही हूँ। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो सचमुच मेरे ऊपर चुड़ैल सवार हो रही है। ओझा ने चुपचाप अपना सामान उठाया और उल्टे पैर भागा। उसी समय रूपा आ गई। उसने सुन लिया कि राधा ने अभी अभी अपने ऊपर चुड़ैल सवार होने की बात कही है। वह नहीं चाहती थी कि राधा को बच्चा हो। रूपा के दिमाग में चल रहा था कि राधा और गोपाल के बच्चे नहीं होंगे तो सारी जमीन जायदाद के मालिक उसके बच्चे हो जाएंगे। गोपाल के बड़े भाई के मन में खोट नहीं था। वह चाहता था कि भौरा और राधा के बच्चे हों। राधा को चुड़ैल अपनी अचेली बनाना चाहती है। यह बात गांव वालों से छिपा कर रखी थी, लेकिन रूपा जानती थी। उसकी जबान बहुत चलती थी। उसने राज की यह बात गांव की औरतों के बीच खोल दी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी कि राजू बच्चा होने के लिए रात के अंधेरे में चुड़ैल के पास जाती है। अब तो गांव की औरतें राजू से कतराने लगीं। उसके सामने आने से बचने लगीं। राधा उनसे कुछ पूछती भी तो वे उससे सीधे मुंह बात न करके कन्नी काट कर निकल जाती। पूरा गांव उसे शक की नज़र से देखने लगा। राधा के बुलाने पर भी रूपा अपने बच्चों को उसके पास नहीं भेजती थी। 2-3 दिन से भौरा का पड़ोसी रामदा का बेटा बीमार था। रामदा की पत्नी जानती थी कि राधा डायन विद्या सीख रही है। वह बेटे को गोद में उठा लाए और तेज आवाज में चिल्लाते हुए भौरा के घर में घुसने लगी। कहाँ है रे राधा डायन, तू डायन विद्या सीख रही है न? ले, मेरा बेटा बीमार हो गया है। इसे तूने ही निशाना बनाया है। अगर अभी तूने इसे ठीक नहीं किया तो मैं पूरे गांव में नंगा करके नचाऊंगी। शोर सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक पड़ोसन फूलकली कह रही थी, राधा ने ही बच्चे पर कुछ किया है, नहीं तो कल तक वह भला चंगा खा पी रहा था। यह सब इसी का किया धरा है। दूसरी पड़ोसन सुखिया कह रही थी, राधा को सबक नहीं सिखाया गया तो वह गांव के सारे बच्चों को इसी तरह मारकर खा जाएगी। राधा घर में अकेली थी। औरतों की बात सुनकर वह डर से रोने लगी। वह अपने आप को कोसने लगी, क्यों नहीं उनकी बात मानकर अस्पताल चली गई। जेठ जी के कहने में आकर ओझा से इलाज कराना चाहा, मगर वह तो एक नंबर का घटिया इंसान था। अगर मैं उसकी चाल में फंस गई होती तो गोपाल को मुंह दिखाने के लायक भी न रहती। बाहर औरतें उसे घर से निकालने के लिए दरवाजा पीट रही थीं। तब तक गोपाल खेत से आ गया। अपने घर के बाहर जमा भीड़ देखकर वह डर गया। फिर हिम्मत करके भौरा ने पूछा, क्या बात है भाभी, राधा को क्या हुआ है? तुम्हारी औरत डायन विद्या सीख रही है। ये देखो, किशुना को क्या हाल कर दिया है। 4 दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है इसने, रामधनी काकी ने कहा। गुस्से से पागल गोपाल ने गांव वालों को ललकारा, खबरदार, किसी ने राधा पर इल्जाम लगाया तो वह मेरी जीवन संगिनी है। उसे बदनाम मत करो, मैं एक एक को सचमुच में मार डालूंगा। किसी में हिम्मत है तो राधा पर हाथ उठा कर देख ले। इतना कहकर वह रूपा भाभी का हाथ पकड़कर खींच लाया।
यह सब इसी का किया धरा है। बोलो भाभी, तुमने ही गांव की औरतों को यह सब बताया है, झूठ मत बोलना। सरोजन चाची ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सरोजन चाची भी वहां सामने ही खड़ी थी। रूपा उन्हें देखकर अंदर तक कांप गई। उसने अपनी गलती मान ली। भंवरा ओझा को भी पकड़ लाया। मक्कार कहीं का, तुम्हारी सजा जेल में होगी। दूर खड़े बड़े भैया की नजरें झुकी हुई थीं। वे अपनी भूल पर पछतावा कर रहे थे।